बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में पिछले क्लास में हमने शुरू किया था गुप्त वंश, और गुप्त वंश में हमने 3 शासकों को देख चुका था, यानी कि हमने गुप्त वंश की स्थापना देख ली थी। आज हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य का विस्तार, और जब साम्राज्य विस्तार की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं समुद्रगुप्त। तो आज हम लोग जो है ये बात करेंगे समुद्रगुप्त पर, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो थे, ये समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे, ठीक है। ये एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता थे। इन्होंने जो है ये गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को जो है ये काफी विस्तार प्रदान किया। तो ये जो थे ये एक महान विजेता थे, ठीक है। तो इनके विजय अभियानों से प्रेरित होकर एक अंग्रेज इतिहासकार हैं जिनका नाम याद रखना है आपको। इनका नाम है विंसेंट स्मिथ, ठीक है। इस विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन, ठीक है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और ये कहने वाले थे विंसेंट स्मिथ, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे इनकी उपाधि की अगर बात करते हैं तो समुद्रगुप्त की उपाधियों में पहली उपाधि थी महाराज धीराज, ठीक है। पिछले क्लास में हमने महाराज और महाराज धीराज में क्या अंतर होता है ये समझ लिया था। तो इनकी एक उपाधि थी महाराज धीराज, अर्थात इससे स्पष्ट है कि ये एक स्वतंत्र शासक थे। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण उपाधि थी कविराज, ठीक है, यानी कवियों का राजा। ये क्यों था? क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनकी विद्वता के कारण ही इन्हें कविराज के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है, इन विजय अभियानों का उल्लेख जो है ये एक अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये जो अभिलेख था ये अशोक का अभिलेख था, ठीक है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये अशोक का अभिलेख था और इसका नाम था कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। ये कौशाम्बी अभिलेख था जिसे अशोक ने लिखवाया था इस तरह से। इसमें कुछ जगह शेष थी जिस पर, ठीक है, जिस पर बाद में समुद्रगुप्त ने, ठीक है, बाद में समुद्रगुप्त ने एक अभिलेख लिखाया जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है इस तरह से तो कुछ अलग एक्शन करते हैं, तो इस तरह से इसमें समुद्रगुप्त ने कुछ पंक्तियां जोड़ दी। बाद में मुगल काल में एक और शासक आया जिसने इसमें कुछ पंक्तियां जोड़ी। उस शासक का नाम था जहांगीर, ठीक है। यानी अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है, इस कौशाम्बी अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर के लेख अंकित है, यानी 3 शासकों के लेख इसमें अंकित है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किसका है अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है, ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक, ठीक है, लेखक पूछा जाता है तो ये थे हरिसेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे जो संस्कृत के विद्वान थे और साथ ही साथ ये बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। ये बौद्ध धर्मावलंबी थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में बहुत सारे श्लोक हैं। इसका जो 7वां श्लोक है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का जो 7वां श्लोक है, इस श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जिक्र है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। इस 7वें श्लोक में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत और गणराज्यों के शासकों को पराजित किया, ठीक है। यानी कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को कहा जाता था आर्यावर्त, ठीक है, दक्षिण भारत को कहा जाता था दक्षिणावर्त, ठीक है, और एक थे गणराज्य।
गणराज्य। तो ये जो हमारे समुद्रगुप्त थे यानी भारत के नेपोलियन थे, इन्होंने आर्यावर्त के कुल 9 राजाओं को पराजित किया। दक्षिणावर्त के इन्होंने 12 राजाओं को पराजित किया। इनको और इनको हारते हुए देख करके जो इस समय गणराज्य थे जिनकी संख्या 9 थी, इन्होंने समुद्रगुप्त के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया और गणराज्य के 9 राजाओं ने समुद्रगुप्त के सामने में जो है ये आत्मसमर्पण कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। प्रयाग प्रशस्ति के बाद एक और अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है और इस अभिलेख का नाम है एरन या एरेन अभिलेख। ठीक है, सबसे पहले ये एरन या एरेन अभिलेख जो है ये परवर्ती गुप्त शासक, कल मैंने बताया था ना, उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये परवर्ती गुप्त शासक भानुगुप्त का है और ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस एरन जो अभिलेख है, इस एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम एरन अभिलेख में मिलता है दत्त देवी। ठीक है, ये जो एरन अभिलेख है, इस एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को अति दानवीर बताया गया है। ठीक है, अति दानवीर बताया गया है और कहा गया है कि खुश होने पर समुद्रगुप्त कुबेर के समान था। अगर किसी पे खुश हो जाता तो अपना पूरा खजाना उस पर लुटाता था, कुबेर की तरह था। लेकिन क्रोधित होने पर समुद्रगुप्त यमराज के समान था, यानी अगर क्रोधित हो जाता तो एक झटके में गर्दन उड़ा देता था। ठीक है, यानी एरन अभिलेख से 2 बातें स्पष्ट होती है। एक, इनकी पत्नी दत्त देवी थी, ये पता चलता है, और दूसरा समुद्रगुप्त की दानवीरता पता चलती है। और इसी में लिखा है कि खुश होने पर समुद्रगुप्त जो है ये कुबेर के समान और क्रोधित होने पर जो है ये यमराज के समान था। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के धर्म की। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो था ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था और साथ ही साथ जो है ये भगवान विष्णु का उपासक था। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण धर्म को मानने के बावजूद जो है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। तभी तो इसने अपने दरबार में जो है ये एक दरबारी का पद बौद्ध विद्वान को दिया था। यानी धार्मिक रूप से इसके मन में कोई भी कटुता नहीं थी, सभी धर्म के लोगों को ये बराबर आदर देता था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त के सिक्कों की। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त ने जो है ये कई प्रकार के सिक्के चलवाए। इनमें समुद्रगुप्त के सबसे प्रसिद्ध जो सिक्के थे ये है गरुण सिक्के। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरुण प्रकार के सिक्के किसने चलवाए, तो गरुण प्रकार के सिक्के चलवाए थे समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए? तो वीणा बजाते दिखाया गया है, यानी समुद्रगुप्त कला के प्रेमी थे। साथ ही साथ समुद्रगुप्त के सिक्कों में लिखा हुआ है अश्वमेघ पराक्रम, यानी समुद्रगुप्त ने ये जो अपना विजय अभियान चलाया था, ये विजय अभियान, इस विजय अभियान के बाद इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसीलिए समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है ये अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इससे यानी सिक्कों से ये स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने जो है ये अश्वमेघ यज्ञ भी अपने राज्य में करवाया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो बाद में शासक बने वो। तो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी में हम लोग देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त के 2 उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इनका बड़ा पुत्र का नाम था रामगुप्त। ठीक है, और जो छोटा बेटा था उसका नाम था चंद्रगुप्त। यही चंद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाएगा। ठीक है, और ये जो रामगुप्त है इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, या इसी को ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता है। ठीक है,
समुद्रगुप्त के बाद जो है ये गद्दी पर बैठते हैं रामगुप्त, लेकिन ये रामगुप्त अत्यंत ही डरपोक शासक था। इसके समय में शकराज, शकों का जो राजा था शकराज, वो जो है ये गुप्तों की सीमा तक आ पहुंचा। रामगुप्त इतना डर गया कि उसने शकराज के साथ संधि कर ली। संधि इतनी अपमानजनक थी कि संधि की शर्तों के अनुसार रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकराज को सौंपना स्वीकार कर लिया। इतनी बुरी ये शर्त थी, जब इसकी खबर चंद्रगुप्त द्वितीय को लगी तो ये बहुत क्रोधित हुआ और ये चंद्रगुप्त द्वितीय स्त्री वेश यानी ध्रुव देवी का वेश बनाकर ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी रामगुप्त का छोटा भाई शकराज के खेमे में जाता है और वहां शकराज का वध कर देता है। ठीक है, और बाद में आकर के इस रामगुप्त का भी वध कर देता है। ये छोटा भाई जो है ये बहुत क्रोधित था, इसने आकर रामगुप्त का भी वध कर दिया और ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया और समुद्रगुप्त के बाद जो अगला सशक्त शासक बनेगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। मैंने कल आपको बताया था कि ये रामगुप्त का नाम जो है ये गुप्त वंशावली से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि इनके घृणित कार्य के कारण, जो इसने अपनी पत्नी शकराज को सौंपना स्वीकार कर लिया था, इसी कारण गुप्त वंशावली से रामगुप्त का नाम हटा दिया गया है और समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट चंद्रगुप्त द्वितीय को दर्शाया जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इस वंश के बहुत ही प्रतापी शासक होंगे और इनके काल में गुप्त साम्राज्य इतनी उन्नति करेगा कि गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग यानी कि क्लासिकल एरा कहा जाएगा। तो कल के क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त पर चलेंगे। आज हम लोगों ने समुद्रगुप्त को खत्म कर लिया और आज हम यहीं तक रहेंगे, इससे आगे नहीं चलेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे कल के वीडियो में चंद्रगुप्त के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।